एपिसोड 15। हम लोग झुके झुके जीने की तरफ बढ़े। साजिद और अनवर लाशों को उठाकर दीवार के साथ लिटा चुके थे ताकि वो पहली नज़र में किसी को दिखाई ना दें। तैमूर ने ब्रीफकेस खोलकर दोनों फोल्डिंग राइफल्स निकाली और अंधेरे के बावजूद उन्हें महारत से जोड़ दिया। एक राइफल उसने मेरी तरफ बढ़ाई, दूसरी अपने शाने से लटकाकर मुहाफिज की राइफल मैंने वहीं एक तरफ डाल दी। साजिद और अनवर के हाथों में स्टैंड गनें थी जो उन्होंने अपने थैलों से निकाल ली थी। हर तरफ से इत्मीनान कर लेने के बाद हम फूंक फूंक कर कदम रखते हुए नीचे पहुंच गए। नीचे भी बिल्कुल सन्नाटा था। छत पर 3 आदमियों की ड्यूटी लगाकर बॉस इस तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गया था। हम जहां खड़े थे वहां कॉरिडोर इंग्लिश के एल की तरह था। तैमूर एतमाद से आगे बढ़ा और दूसरी तरफ झांका, फिर हमें आगे आने का इशारा किया। दूसरी तरफ भी कॉरिडोर में मुकम्मल खामोशी थी। तैमूर ने बताया कि हॉल बिल्कुल दरमियान में है। उस वक्त वो सब हॉल में जमा होंगे। तैमूर जो ही आगे बढ़ा, मुख्तलिफ सुतूनों की ओर से 4 आदमी निकल आए, मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछते, साजिद और अनवर के रिवॉल्वरों ने शोले उगले और वो चीखते हुए वहीं ढेर हो गए। इससे पहले कि मजीद गार्ड्स वहां आते या बड़े कमरे में से कोई हाल दरियाफ्त करने बाहर निकलता, हम लोग फुर्ती से हॉल में दाखिल हो गए। दरवाजे के बिल्कुल साथ एक गार्ड खड़ा था। उसने अपनी राइफल सीधी करना चाही, मगर तैमूर की राइफल उससे पहले गरज उठी। वो सब घबरा कर खड़े हो गए। मैंने डपट कर कहा, कोई अपनी जगह से हरकत ना करे वरना ढेर कर दूंगा। एक जवान आदमी ने तेजी से जेब में हाथ डालना चाहा, मगर अनवर के रिवॉल्वर से ना बच सका और चीखता हुआ ढेर हो गया। वहां कई औरतें भी थीं। उस शख्स को मरता देखकर वो हिस्ट्राई अंदाज में चीखने लगी। खामोश। मैं गरज कर बोला, किसी की आवाज सुनाई दी तो पहले उसको ढेर कर दूंगा। तुम सब फर्श पर औंधे मुंह लेट जाओ, हरी अप। मैंने ये जुमला इंग्लिश में बोला था क्योंकि वहां बहुत से गैर मुल्की भी मौजूद थे। वो सब गिरते ही फर्श पर औंधे हो गए, सिवाय एक शख्स के। वो बॉस था। पहले जमघट्टे में वो नजर नहीं आया था। सुना नहीं तुमने? मैंने गरजदार आवाज में कहा, जल्दी करो और औंधे मुंह लेट जाओ वरना तुम्हारा हशर भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। मैंने मरने वाले गार्ड और उनके एक साथी की तरफ इशारा किया। सुनो कामरान, मुझसे मफाहमत कर लो, मैं तुम्हारे तमाम केस खत्म करा दूंगा। बॉस ने कहा, बको मत। मौत को सामने देखकर तुम्हें मफाहमत का ख्याल आ गया? मैं ऐसे किसी भी समझौते को बुज़दिली समझता हूँ। तुम इतने बुज़दिल तो नहीं थे। कामरान, बॉस ने चीख कर कहा, ज्यादा बातें मत बना वरना तुझे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। और तू? वो तैमूर से मुखातिब हुआ, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी आने वाली कई नस्लें इबरत पकड़ेंगी। अनवर, मैंने डपट कर कहा, अब अगर ये शख्स मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाले तो इसे गोली मार दो। फिर मैं बॉस से मुखातिब हुआ, मुझ पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है ना, फिर मैं वाकई दहशतगर्दी क्यों ना करूं। फिर मैंने साजिद को हुक्म दिया कि इन सब की तलाशी ले लो। वो सब तादाद में 26 थे। साजिद ने बड़ी तेज़ी और महारत से उन सब की तलाशी ले डाली। बेशतर अफराद मुसल्लह थे। कुछ खवातीन के पर्स में से भी पिस्टल निकले। साजिद ने सारे रिवॉल्वर और पिस्तौल एक कोने में ढेर कर दिए। हॉल कमरे के बाहर अब भागते हुए कदमों की आवाज़ें आ रही थीं। ग्लोरिया कहाँ है? तैमूर ने बॉस से पूछा। वो चौंक उठा। ओह, अब मैं समझा कि तुमने मेरे साथ नमक हरामी क्यों की है। तुम्हें भी उस हरामजादी सफ़ेद बला ने खरीद लिया है, मगर अब वो भी जिंदा नहीं रहेगी। तैमूर ने आगे बढ़कर बॉस के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो लड़खड़ा के दीवार से टकरा गया। उसके होंठों से खून बहने लगा। तैमूर ने सर्द लहजे में कहा, मैंने पूछा है ग्लोरिया कहाँ है? तकरीर छोड़ने को नहीं कहा था तुमसे? मुझे नहीं मालूम कि ग्लोरिया को वडेरे ने कहाँ रखा है। बॉस ने अपनी हथेली की पुष्ट से होंठों से खून साफ करते हुए कहा, देखो यहाँ तुम्हारे सिवा 25 अफराद और भी हैं। इनमें से कोई ना कोई बता देगा कि ग्लोरिया किधर है, फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है ग्लोरिया? तैमूर का लहजा दरश्त हो गया। मैं नहीं जानता, बॉस ने नफरत आमेज लहजे में कहा। तैमूर ने आगे बढ़कर उसके पेट में जोरदार घूंसा मारा। वो तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हुआ तो तैमूर का घूंसा उसके सर पे पड़ा। वो तैमूर के कदमों में ढेर हो गया। ये वक्त ज़ाया कर रहा है तैमूर, इसे ठिकाने लगाओ और किसी दूसरे से पूछ लो। ये कहकर मैंने औंधे लेटे हुए सफ़ेद फामों का जायजा लिया और आगे बढ़कर उनमें से एक की गर्दन पर हाथ रख दिया। तुम बताओ ग्लोरिया कहाँ है? उसने तकलीफ की शिद्दत से घुटी घुटी आवाज़ में कहा, मैं नहीं जानता। मैंने उसके पहलू में जोरदार ठोकर मारी और सफाक लहजे में बोला, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, फिर फायर कर दूंगा। बताओ ग्लोरिया कहाँ है? वो खामोश रहा तो मैंने गिनती शुरू कर दी। 1, 2। यकीन करो मुझे ग्लोरिया के बारे में कुछ इल्म नहीं है, उसने घिघियाते हुए कहा। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर उसके पहलू में एक और ठोकर मारी। फिर मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी लॉक हटाकर कहा, 3। सफ़ेद फाम एक मरतबा फिर गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उसकी पेशानी का निशाना लिया और अचानक उस पर फायर कर दिया। उसके हलक से चीख निकली और वो बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी पेशानी के ऐन वस्त में सुराख हो गया था। औरतें दहशतज़दा होकर चीखने लगी, मगर तैमूर की एक ही डांट में वहां मौत का सन्नाटा छा गया। मैंने औंधे पड़े हुए एक और सफ़ेद फाम को बालू से पकड़कर उठाया। तुम बताओ कहाँ है ग्लोरिया?
اس نے सहमे हुए انداز में जवाब दिया, मैं एक सिफारतकार हूँ, मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी हुकूमत से जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी. मैंने जवाब में उसके मुंह पर इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि वो चकरा कर जमीन पर गिर गया. मैंने उसे बालों से पकड़कर दोबारा खड़ा किया. मुझे बताओ कि ग्लोरिया कहाँ है, वरना सारी डिप्लोमेसी धरी की धरी रह जाएगी. अपनी जुबान बंद रखना मिस्टर स्कॉट, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे. बॉस हुर्रा कर बोला. तैमूर ने आगे बढ़कर बॉस के मुंह पर रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा. जरब इतनी भरपूर थी कि उसके आगे के कई दांत टूट गए. फिर तो गोया तैमूर पर जुनून तारी हो गया. उसने रिवॉल्वर के दस्ते मार मार कर बॉस का हुलिया बिगाड़ दिया. उसके सर, मुंह और नाक से खून बह रहा था और टूटे हुए दांतों की वजह से चेहरा मजीद भयानक हो गया था. मुझे बॉस की कुव्वत इरादी पर हैरत हुई. वो इस आलम में भी अपने कदमों पर खड़ा था. उसे छोड़ के तैमूर ने भूरे बालों वाली खूबसूरत और नाजुक अंदाम लड़की को लात मार के खड़ा किया और डपट कर बोला, तुम बताओ ग्लोरिया कहाँ है? तुम तो रिवॉल्वर की एक जरब भी नहीं सह सकती. वक्त ज़ाया मत करो तैमूर, मैंने कहा. इन सबको बारी बारी गोली मार दो, हमें अभी और भी बहुत से काम है. मेरी बात सुन के लड़की मशीनी अंदाज में बोल पड़ी, मैं बताती हूँ ग्लोरिया कहाँ है. हाँ बताओ. तैमूर ने उसके खूबसूरत बालों को जोरदार झटका दिया. वो इसी इमारत के कमरे में है. यहाँ आने से पहले मैं उससे मिलकर आई थी. मेरे करीबी ताल्लुकात हैं ग्लोरिया से, इसीलिए लोगों ने मुझे पूछगछ के लिए भेजा था, मगर ग्लोरिया ने जुबान नहीं खोली. अनवर, देखो बाहर क्या सूरत हाल है, तैमूर ने अनवर से कहा. बाहर अब सन्नाटा था. अनवर ने बाहर जाने के बजाय हॉल कमरे का दूसरा दरवाजा खोला जो दूसरी तरफ खुलता था. फिर वो अंधेरे में बाहर रह गया. मुश्किल से 5 मिनट बाद वो वापस आया और बोला, बाहर मैदान साफ है, मुहाफिज अगर हों भी तो वो कॉरिडोर की तरफ होंगे. ठीक है, तुम इन खातून को ले जाओ और ग्लोरिया को यहाँ ले आओ. अगर ये रास्ते में गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसे बिला झिझक गोली मार देना. ओके बॉस, अनवर ने कहा. फिर उस लड़की से दरस लहजे में बोला, चलो तुम मुझे रास्ता बताओ. उन दोनों के जाने के बाद मैंने साजिद को उनके पीछे जाने का इशारा किया. साजिद भी दबे कदमों बाहर निकल गया. मुश्किल से 10 मिनट में ग्लोरिया वहां पहुंच गई. उसका चेहरा सोता हुआ था और आंखों के गिर्द हल्के पड़े थे. मैंने तैमूर से कहा, अब यहाँ से निकल चलो. और ये लोग? तैमूर ने फर्श पर पड़े लोगों की तरफ इशारा किया. इन सबको गोली मार दो. मैंने उन्हें सुनाने को कहा. फिर सरगोशी में तैमूर से बोला, इन्हें कुछ देर के लिए बेहोश कर दो ताकि ये फौरी तौर पर हमारे लिए कोई मसला ना बने. तैमूर ने साजिद और अनवर को मखसूस कस्म का इशारा किया. फिर अपने करीब पड़े हुए एक शख्स की खोपड़ी पर रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा. अनवर और साजिद भी इस काम में तैमूर का हाथ बटाने लगे. इस दौरान मेरी नजरें बकिया लोगों पर थी कि हमें गाफिल पाकर कहीं वो कोई हरकत ना कर बैठे. अचानक फिजा में किसी की करख्त आवाज उभरी, तुम लोग बचकर नहीं निकल सकोगे, बेहतरी यही कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो. पुलिस का कोई अफसर मेगाफोन पर बोल रहा था. इससे पहले कि आसपास वाले उस बंगले की तरफ मुतवज्जो हों, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए. मैंने कहा, पुलिस तो अभी तक यही समझ रही कि हम हॉल कमरे में मौजूद हैं. उन्हें शुबा भी हो गया कि हम छत के जरिए फरार हो रहे हैं तो वो इमारत की पुष्ट पर पहुंचकर हमें घेर लेंगे. इसमें भी मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे. तैमूर ने तशवीर ज़दा लहजे में कहा. पुलिस हॉल में पहुंचते ही मालूम कर लेगी कि हम किस रास्ते से निकले हैं. इतनी जल्दी नहीं करेंगे वो लोग. पुलिस वाले जानते हैं कि हम मुसल्ला हैं. ऐसे लोगों के नज़दीक वो ज़रा मुश्किल से ही जाते हैं. अभी ये लोग कम से कम 15 मिनट तक मेगाफोन पर ऐलानात करते रहेंगे. फिर मैंने चौंक कर तैमूर से कहा, अब तुम्हारी बारी है. तैमूर के जाने के बाद मैं भी रस्सी के जरिए दूसरी छत पर पहुंच गया. उस बंगले में अब तक सन्नाटा था. फिर अचानक उस सन्नाटे का सबब समझ में आ गया. पूरा बंगला तारीकी में डूबा हुआ था. शायद यहाँ के मकीन कहीं गए हुए थे या पाकिस्तान में मुस्तकिल नहीं रहते थे. चौकीदार बंगले के सामने वाले हिस्से में होगा. मैं यही सोचता हुआ छत से उतरकर नीचे आया तो तैमूर की सरगोशी सुनाई दी. अनवर ने दरवाजा खोल दिया है. अब हम दीवार के बजाय इस दरवाजे से बाहर जाएंगे. अचानक मुझे छत पर तनी हुई रस्सी का ख्याल आया. मैंने तैमूर से कहा, तुम चलो, मैं वो रस्सी खोलकर अभी आता हूँ. मैं जूं ही ऊपर पहुंचा, मुझे सामने वाली छत पर 2 हेवले से नजर आए. मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि वो पुलिस वाले हैं. मैं फुर्ती से नीचे उतर आया. तैमूर दरवाजे के पास ही मौजूद था. मैंने उसे बताया कि छत पर पुलिस वाले मौजूद हैं. जल्दी करो कामरान, वो लोग छत पर बंधी हुई रस्सी के जरिए इस मकान की छत तक पहुंच जाएंगे. हम दोनों तेजी से बाहर निकले. ग्लोरिया, अनवर और साजिद बाहर मौजूद थे. तैमूर ने उनसे कहा कि तेजी से गाड़ी की तरफ चलो, छत पर पुलिस वाले पहुंच चुके हैं. हम लोग गली से बाहर निकलने ही वाले थे कि मैंने सबको रोक दिया और एहतियात के तौर पर झांक के बाहर देखा. सड़क पर पुलिस की कई गाड़ियां मौजूद थीं. उसी तरफ हमारी गाड़ी खड़ी थी. पहले मैंने सोचा कि दूसरी तरफ से पैदल निकल जाऊं, मगर पैदल हम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे. हम इस सूरत हाल पर गौर करने लगे. मुझे लग रहा था कि हमारी सारी मेहनत ठिकाने लग जाएगी. अचानक ग्लोरिया बोली, मैं लाती हूँ गाड़ी. पुलिस वाले मुझ पर शुबा नहीं करेंगे. जो लोग मुझे पहचानते हैं वो तो इस वक्त बेहोश पड़े हैं. यूं भी तुम्हारी पुलिस सफेद चमड़ी से मरूब हो जाती है, खासतौर पर इस सूरत में जब सफेद चमड़ी किसी औरत की हो. फिर वो तैमूर से बोली, लाओ
गाड़ी की चाबी मुझे दे दो और उसका मेक और मॉडल बता दो। तैमूर ने उसे चाबी दी और गाड़ी की निशानदेही कर दी। उसके जाने के बाद हम एक बंगले की दीवार से तकरीबन चिपक कर खड़े हो गए। मुश्किल से 10 मिनट गुजरे होंगे कि किसी गाड़ी की हेडलाइट्स की ताकतवर रोशनी से सड़क रोशन हो गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी नजदीक आने लगी। मैं सोच रहा था कि अगर ग्लोरिया के बजाय ये पुलिस हुई तो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे, मगर अब क्या हो सकता था। फिर वो गाड़ी उस गली के ऐन सामने ठहर गई। मुझे अंधेरे में गाड़ी का रंग तो नजर नहीं आया, मगर उसके मॉडल से पहचान गया कि वो हमारी ही गाड़ी है। फिर ग्लोरिया गाड़ी से उतरी और बोनट खोलकर खड़ी हो गई। हम में से किसी ने उसके नजदीक जाने की कोशिश नहीं की। वो इंजन पर झुकी इतने नहमाक से इंजन का जायजा ले रही थी कि लगता था सिर्फ गौर करके इंजन की खराबी दूर कर देगी। मुझसे जब्त न हो सका तो मैं दबे पांव ग्लोरिया की तरफ बढ़ा। मैं उसके नजदीक पहुंचा तो वो बोली, उधर का रास्ता पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है, उनकी मोबाइल वैन सामने ही खड़ी है। तुम लोगों में से कोई गाड़ी में बैठेगा तो पुलिस वालों को दूर से ही नजर आ जाएगा। मैं गाड़ी इस गली में मोड़ूंगी तो पुलिस वाले खामखा शुबा करेंगे, क्योंकि इस गली में गाड़ियों की आमदोरफ्त नहीं होती। किसी भी बंगले का मेन गेट इस गली में नहीं है। लगता है तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली गई है, मैंने झंझला कर कहा। पुलिस वालों के ऐन सामने गाड़ी रोकने की क्या जरूरत थी। मैंने उठे हुए बोनट की आड़ से पुलिस वैन का जायजा लिया। इससे आगे एक और गली है, वहाँ गाड़ियाँ भी जाती हैं। तुम गाड़ी वहाँ ले जाओ, हम मकानों की आड़ लेकर उसी गली में पहुँच जाएंगे। मेरी बात सुनकर ग्लोरिया तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। तुम तो वाकई जीनियस हो, ये मोटी सी बात मेरी अकल में क्यों ना आई। फिर वो संजीदा होकर बोली, मुझे कोई ऐसा मकान दिखा दो जिसकी आड़ लेकर तुम दूसरी गली में जाओगे। यहाँ से तो अगर बच्चा भी गुजरेगा तो पुलिस वालों की नज़रों में आ जाएगा। यहाँ मजीद रुकना भी खतरनाक है। मैंने घबरा कर कहा, पुलिस वाले उधर से भी हमारे पीछे आ रहे हैं। शायद वो हमें घेरने का प्लान बना रहे हों, वरना अब तक यहाँ पहुँच चुके होते। बातों में वक्त ज़ाया मत करो कामरान। अचानक तैमूर की आवाज़ आई, जब हर तरफ ही खतरा है तो यहाँ खड़े होकर इंतज़ार क्यों किया जाए। वो ना जाने कब हमारे नज़दीक आ गया था। तैमूर ठीक कहता है कामरान, रिस्क तो अब हमें लेना ही पड़ेगा। चलो बैठो गाड़ी में, जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर उसने गाड़ी का बोनट गिरा दिया। मैं और तैमूर फुर्ती से नीचे झुक गए। फिर तैमूर ने साजिद और अनवर को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो दोनों सूरत से लपके और दरवाज़ा खुलकर निचली सीट पर बैठ गए। तैमूर ने फुर्ती का मुजाहरा किया और झपट कर गाड़ी में बैठ गया। मैं बोनट की आड़ से पुलिस वालों का रद्दअमल देख रहा था। वो लोग भी बुरी तरह चौंक उठे। तैमूर जो ही गाड़ी में सवार हुआ, मैं भी पलक झपकते में गाड़ी में घुस गया। ग्लोरिया ने फौरन इंजन स्टार्ट करके झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसी वक्त मेगाफोन चीख उठा, भागने की कोशिश मत करना, तुम लोग हर तरफ से घेरे में हो। अचानक सामने से भी पुलिस की एक मोबाइल वैन आती दिखाई दी। अनवर, तैमूर का लहजा हैजान खेज था, हमें यहाँ से हर सूरत में निकलना है। लाओ ये स्टैंड गन दो और 2-3 हैंड ग्रेनेड मुझे दे दो। फिर वो ग्लोरिया से बोला, अगर पुलिस वैन हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करे तो बेधड़क उन्हें टक्कर मार देना। इस दौरान पुलिस वैन हमारे नज़दीक पहुंच गई। ग्लोरिया ने एक अक्लमंदी ये की कि गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक रोशन कर दी। मैं जानता था हेडलाइट्स की ताकतवर रोशनी से उन लोगों की आंखें चंधियाई होंगी। वैन के ड्राइवर ने घबराकर अपनी गाड़ी के हेडलाइट्स बंद कर दिए। ये हमारे हक में मजीद बेहतर हुआ। अब हमें सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था। ग्लोरिया ने एकदम एस्केलेटर पर पांव का दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी गोली किसी रफ्तार से निकली और जन्नाटे से गली के बाहर निकल गई। ग्लोरिया ने बहुत माहिराना अंदाज में मोड़ काटा और मेन रोड पर पहुंच के खौफनाक हद तक तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करने लगी। अचानक फिजा सायरन की आवाज़ से गूंजने लगी। ये आवाज़ लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी। पुलिस हमारे ताक़ुब में है, तैमूर बोला। आगे शारा फैसल है, हम लोग ट्रैफिक में फंस कर रह जाएंगे। गाड़ी दाएं तरफ मोड़ लो और रफ्तार कम ही रखो। ग्लोरिया ने उसी स्पीड में टर्न लिया तो गाड़ी उलटते उलटते बची। पुलिस वैन भी हमारे नज़दीक पहुंच चुकी थी। उनके ड्राइवर ने भी उसी खौफनाक अंदाज से मोड़ काटा और हमारे ताक़ुब में लग गया। मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि हमारे ताक़ुब में सिर्फ एक पुलिस गाड़ी थी। गाड़ी की रफ्तार कम कर दो, तैमूर चीख कर बोला। वैन बिल्कुल हमारे सर पर पहुंची तो हमारी गाड़ी पे फायरिंग होने लगी। पुलिस वाले शायद हमारी गाड़ी के टायरों को निशाना बनाना चाह रहे थे, इसीलिए उनकी कोई गोली हम में से किसी को ना लगी। मैंने देखा तैमूर ने दस्ती बम निकाला और खिड़की में से हाथ निकालकर बड़ी महारत और फुर्ती से पुलिस वैन पर फेंक दिया। दूसरे ही लम्हे अनवर ने भी एक बम उछाल दिया। एक के बाद दीगरे 2 ज़बरदस्त धमाके हुए तो ज़मीन लरस कर रह गई। ग्लोरिया ने रफ्तार एकदम बढ़ा दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस वैन शोलों में घिरी हुई थी। सड़क पर लोग जमा होने लगे। कुछ आगे जाकर ग्लोरिया ने तेजी से एक और मोड़ काटा और सनसेट बुलेवर्ड रोड पर निकल आई। मजीद इस गाड़ी में सफर करना खतरनाक है तैमूर। मुमकिन है पुलिस के किसी आदमी ने इसका नंबर भी नोट कर लिया हो। नंबर ना भी नोट किया हो तो मॉडल, मेक और कलर को ही देखा होगा। अभी थोड़ी देर बाद पूरे शहर की पुलिस हमारी तलाश में होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है कामरान, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ, मगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सबसे पहले इस गाड़ी से छुटकारा हासिल किया जाए। गाड़ी छोड़ते ही हम सब महफूज हो जाएंगे। सिवाय मेरे पुलिस तुम में से किसी को भी नहीं पहचानती।
मुझे भी वो एकदम शनाख्त नहीं कर सकते। गाड़ी छोड़कर हम लोग टैक्सी के जरिए सफ़र करें तो बेहतर है। फिर मैंने ग्लोरिया से कहा, गाड़ी किसी ऐसी जगह पार्क कर दो जहाँ कम से कम 2 दिन तक कोई इसका नोटिस ना ले। इस दौरान हम डिफेंस को शारा फैसल से मिलाने वाले पुल तक पहुँच गए थे। मैंने पुल के नज़दीक गाड़ियों की एक लंबी कतार देखी तो चौंक उठा और ग्लोरिया से कहा, रोड के अगले कट से यू टर्न ले लो, वरना हम भी इन गाड़ियों में फंस कर रह जाएंगे। मेरा ख्याल है पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और वो लोग खास तौर पर उन गाड़ियों को चेक कर रहे होंगे जिनका कलर और मॉडल हमारी गाड़ी की तरह हो। ग्लोरिया ने अगले कट से यू टर्न ले लिया। कुछ आगे जाकर मुझे एक ऐसी बिल्डिंग दिखाई दी जिसके आगे बहुत सी कारें खड़ी थीं। मैंने ग्लोरिया से भी गाड़ी वहीं पार्क करने को कहा। ग्लोरिया ने निस्बतन तारीक गोशे में गाड़ी पार्क कर दी। हम सब बाहर आ गए। तैमूर ने साजिद और अनवर से कहा, अब तुम लोग जाओ, अगर फिर कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर तकलीफ दूंगा। खुदा हाफिज। ठहरो, ग्लोरिया बोली, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग अपने अपने घर जाएंगे, हमारा काम यहाँ ख़त्म हो गया है। साजिद बोला, काम तो अब शुरू हुआ है। ग्लोरिया मुस्कुराकर बोली, तुम लोग हमारे साथ ही क्यों नहीं रहते? ऐसे ही लोगों की तो मुझे ज़रूरत है। नहीं मैडम, तैमूर बोला, इन्हें अब जाने ही दें, अभी तो हमें खुद भी सर छुपाने का बंदोबस्त करना है। उसकी बात सुनकर ग्लोरिया तंज़ी अंदाज में मुस्कुराई। मुझे अंधेरे की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया, मगर मुस्कुराने के बाद वो सर को मखसूस अंदाज में झटका देती थी। मिस्टर तैमूर, हैरत की बात है, ये आपका मुल्क है, आपका शहर है, मगर आपको सर छुपाने का ठिकाना मैसर नहीं है। मैं तो हज़ारों मील दूर से आई हूँ, इसके बावजूद मेरे पास ऐसे ठिकाने हैं कि परसों वहाँ पोशीदा रह सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा तंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये पहेलियाँ बुझवाने का वक्त है। चलो, कहाँ चलना है? मैंने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। एक तो तुम बुरा बहुत जल्दी मान जाते हो, ग्लोरिया ने कहा, और फिर उसने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसका एक सफ़ा फाड़कर बॉल पॉइंट से कुछ लिखने लगी। फिर उसने कागज़ का वो पुर्जा साजिद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये उस मकान का एड्रेस है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, तुम दोनों अपने अपने घरों तक हो आओ। वो दोनों जाने लगे तो अचानक उसे कुछ ख्याल आया। वो चौंक कर बोली, ठहरो, ये बैग्स हमारे पास छोड़ जाओ। उसने उनकी पुश्त पर लदे हुए बैग्स की तरफ इशारा किया। मुमकिन है इन बैग्स की वजह से तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ। अगर तुम मेरी गैर मौजूदगी में वहाँ पहुँचो तो वहाँ जो भी हो उसे एड्रेस का ये पर्चा दे देना, वरना वो शख्स मुझे भी पहचानने से इनकार कर देगा। उन दोनों ने अपने बैग उतारे और खामोशी से हमारी तरफ बढ़ाकर तारीकी में गुम हो गए। उनके जाने के बाद मैंने ग्लोरिया से कहा, तुमने उन्हें वहाँ का एड्रेस क्यों दे दिया? अगर इन्होंने हमें फंसवा दिया तो? ये लोग काबिल एतबार नहीं है क्या? ग्लोरिया ने चौंक कर तैमूर से पूछा। वो लोग तो 100% एतबार के काबिल है मैडम, मगर कामरान तो शायद अपने साय से भी भड़कने लगा है। अभी कुछ ही देर पहले मुझ पर भी शुबा कर रहा था। तैमूर ने हंसकर बताया। मैं एक बार फिर नादिम हो गया। सॉरी तैमूर, मैं वाकई। ओ कम ऑन कामरान, मैं कोई टैक्सी देखता हूँ, तैमूर ने बेतकल्लुफी से कहा और उन लोगों के छोड़े हुए बैग उठा लिए। थोड़ी देर बाद हम तीनों टैक्सी में सफ़र कर रहे थे। ग्लोरिया ने ड्राइवर को गुलशन इकबाल चलने को कहा। हम नीपा चौरंगी पहुंचे तो ग्लोरिया ने टैक्सी छोड़ दी। वहां से हम दूसरी टैक्सी में गुलशन इकबाल के ब्लॉक 5 पहुंचे। वो टैक्सी ग्लोरिया ने मेन रोड पर छोड़ दी और पैदल ही एक तरफ रवाना हो गई। मुख्तलिफ गलियों में मुड़ने के बाद वो एक बंगले के सामने ठहर गई और कॉल बेल का बटन दबा दिया। थोड़ी देर बाद गेट का ज़िली दरवाज़ा खुला और अंदर से पस्ता कामत आदमी बाहर निकल आया। ग्लोरिया को देखकर वो सरासीमा हो गया और हकलाकर बोला, आप कब आया? हमारे को इन्फॉर्म भी नहीं किया। उसने इंग्लिश में कहा। उसके लहजे से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बंगाली है। अब दरवाज़ा खोलोगे या यहीं खड़े रहोगे सारी रात? ग्लोरिया करख्त लहजे में बोली। वो लपक कर अंदर गया और घबराहट में बड़ा वाला गेट खोल दिया। हमारे अंदर जाने के बाद उसने गेट बंद किया और ग्लोरिया के पीछे दौड़ते हुए बोला, मैडम वो अंदर। क्या है अंदर? ग्लोरिया फाड़ खाने वाले लहजे में बोली, मेरे मेहमान हैं। वो घबरा कर बोला, मेहमान है तो उसमें इतना घबराने की क्या बात है? इस दौरान हम बंगले के कॉरिडोर में पहुंच चुके थे। बंगाली के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो गश खा के गिरने ही वाला हो। मैं भी हैरान था कि आखिर ऐसी क्या बात है। एक कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। ग्लोरिया चौंक कर बोली, ये इस बेडरूम में कौन है? मेरी साली है मैडम, और कोई जगह नहीं थी इसीलिए मजबूरन। जगह नहीं थी? ग्लोरिया उलझ कर बोली, तुम शायद भूल गए हो कि इस बंगले में सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं। वहाँ भी मेहमान ठहरे हुए हैं मैडम। बंगाली ने ऐसे लहजे में कहा जैसे कोई अफसोसनाक खबर सुना रहा हो। अबे क्या बारात ठहरी हुई है? तैमूर ने मजाका खेज लहजे में पूछा। बस शाब, वो बांग्लादेश से कुछ मेहमान आ गया था। मुलाजिम अटक अटक कर बोला। उसकी उर्दू इंग्लिश से ज़्यादा ख़राब थी। इस दौरान हम लोग उस बेडरूम तक पहुंच चुके थे जहां से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। ग्लोरिया ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी ने तहमकाना लहजे में पूछा, क्या बात है? आवाज़ किसी औरत की थी। दरवाज़ा खोलो। ग्लोरिया का मूड एकदम ऑफ हो गया। दूसरे लम्हे अंदर से हल्की सी आहट हुई और दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे में खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उसके जिस्म पर शब ख्वाबी का लिबास था।
کھلے ہوئے بال شانوں پر بکھرے تھے اور وہ حیرت سے گلوریا کو دیکھ رہی تھی. وہ کسی بھی طرح سے اس ہونک بنگالی کی سالی نہیں لگ رہی تھی. کون ہو تم؟ اس نے رواں انگلش میں گلوریا سے پوچھا. یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے کہ تم اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ گلوریا اسے گھورتے ہوئے بولی. آوازیں سن کر کمرے سے مزید 2 لڑکیاں باہر نکل آئیں. وہ دونوں بھی اپنے لباس و شکل و صورت سے پڑھی لکھی لگ رہی تھیں. انہوں نے پہلے حیرت سے ہمیں دیکھا اور پھر اس لڑکی سے مخاطب ہوئی. کیا بات ہے روبی، کون لوگ ہیں یہ؟ گلوریا غصے میں اس بنگالی کی طرف مڑی. قمرل، یہ سب کیا ہے؟ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا میڈم، آپ میرے ساتھ آئیں. پھر وہ لڑکیوں سے بولا. سب ٹھیک ہے، آپ لوگ آرام کریں پلیز. ہم لوگ قمرل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچے. اس نے بتایا کہ یہ لڑکیاں یہاں مختلف اداروں میں جاب کرتی ہیں اور بالکل تنہا ہیں. کچھ کے گھر دوسرے شہروں میں ہیں اور کچھ گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. میں نے ترس کھا کر یہاں رکھ لیا. ڈرائنگ روم چھوڑ کر اس بنگلے میں 6 کمرے ہیں. ہر کمرے میں 2 لڑکیاں ٹھہری ہوئی ہیں. سرونٹ کوارٹر کے 4 کمروں میں بھی 1 لڑکی ہے. گویا اس نے اچھا خاصا ویمن ہاسٹل بنا رکھا تھا. ان سے کرایہ کتنا لیتے ہو؟ گلوریا نے سخت لہجے میں پوچھا. ہر لڑکی سے 1000 روپے کرائے کے اور 1000 روپے کھانے کے لیتا ہوں. اور یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ اس بار گلوریا کا لہجہ قدرے نرم تھا. گلوریا کے نرم لہجے سے وہ خوش ہو گیا اور جوش میں آ کر بولا. میں نے 3 مہینے پہلے دھندا شروع کیا تھا. بہت زبردست بزنس ہے میڈم. میں تو کہتا ہوں آپ بھی اسے باقاعدہ شروع کر دیں. شٹ اپ. گلوریا دھاڑی. 24 گھنٹے کے اندر اندر مجھے یہ مکان خالی چاہیے. اوکے میڈم، قمرل نے مرے ہوئے لہجے میں کہا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی غبارے سے ہوا نکل گئی ہو. وہ جانے کو مڑا تو میں نے اسے آواز دے کر روک لیا. پھر گلوریا سے کہا. ان لڑکیوں کو یہاں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی وجہ سے تو ہمیں شیلٹر ملے گا. ان سب کو یہاں رہنے دو. بس اوپر کی منزل کے 2 کمرے خالی کرا لو. ان کمروں کی لڑکیوں کو دوسرے کمروں میں شفٹ کرا دو. گلوریا چند لمحے سوچتی رہی. پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں چمکنے لگی. اس کے ساتھ ہی حیرت انگیز طور پر بنگالی ملازم کے چہرے پر بھی بشاشت دوڑنے لگی. پھر گلوریا نے چٹکی بجا کر کہا. گڈ آئیڈیا. کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ ہم لوگ لڑکیوں کے اس ہاسٹل میں مقیم ہوں گے. قمرل، تم اوپر دائیں طرف کے کونے والے 2 کمرے خالی کرا لو. اوکے میڈم، اس نے کہا اور کمرے سے نکلنا چاہا. ٹھہرو، پہلے میری پوری بات سن لو. کل اس عمارت پر ویمن ہاسٹل کا بورڈ بھی لگا دو اور گیٹ کے پاس چوکیدار کے کمرے میں چھوٹا سا ایک آفس بنا دو. ممکن ہے تو آفس کے لیے ایک لڑکی ملازم رکھ لو. پھر وہ کچھ سوچ کر بولی. ہاں، اب اس بنگلے کی مالک میں نہیں بلکہ مسٹر حسن احمد ہے، جو گزشتہ کئی برس سے فیملی سمیت امریکہ میں مقیم ہیں اور سال میں 2 چکر پاکستان کے لگاتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا میڈم. اس نے دانت نکال دیے. اب جاؤ، جا کر وہ کمرے خالی کراؤ. یہاں موجود کسی بھی لڑکی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس بنگلے کی مالکن میں ہوں. ملازم کے جانے کے بعد میں نے گلوریا سے پوچھا. تم یہ تو بتاؤ، یہ بنگلہ تم نے کب خریدا اور یہ جگہ باس کے علم میں ہے یا نہیں؟ میں یہاں کے معاملات میں باس یا کسی اور کو جواب دہ نہیں ہوں. میں نے یہ بنگلہ اپنے طور پر خریدا تھا. میرا ارادہ تھا اس بنگلے کو اپنا آفس بناؤں گی، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی. اور تمہارے ملازم نے بنگلے کو ویمن ہاسٹل میں تبدیل کر دیا. میں نے جملہ لگایا. ابھی میں نے ملازم کا نام لیا ہی تھا کہ وہ آن دھمکا. میڈم، میں نے 2 کمرے خالی کرا دیے ہیں. وہ لوگ بہت شور کر رہی تھیں. میں نے دھمکی دی کہ اگر تم واقعی یہاں نہیں رہنا چاہتی ہو تو اپنا کرایہ واپس لو اور چلتی پھرتی نظر آؤ. میری دھمکی کام کر گئی اور وہ لوگ بکتی جھکتی دوسرے کمروں میں چلی گئیں. میں نے اور تیمور نے بالکل کارنر والا کمرہ پسند کیا. گلوریا کا کمرہ ہمارے برابر والا تھا. اس میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ یہاں سے نہ صرف بنگلے کے لان کا بلکہ گیٹ سے باہر کا منظر بھی دکھائی دیتا تھا. کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے تھے.